हेलो बच्चों, आज हम हरियाणा सीईटी हेतु गणित के कुछ प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न है, एक कारवां में 50 मुर्गियों के अलावा 45 बकरियां, 8 ऊँट तथा कुछ रखवाले हैं। यदि उसे कारवां में पैरों की कुल संख्या सिरों की संख्या से 224 अधिक है तो रखवालों की संख्या कितनी है? तो देखिए, जो सिर है उनसे पैर 224 अधिक है। अब ये 224 पैर अधिक क्यों आए कि हर जो पशु है उसके सर तो एक ही होगा, लेकिन पैर ये जो दिए इनमें किसी के 2 पैर हैं और किसी के 4 हैं, तो वो एक्स्ट्रा पैर हो गए, वो कुल मिलाकर 224 है। अब 50 मुर्गियां हैं तो उनके एक्स्ट्रा पैर कितने हो गए? हर एक के 2-2 पैर होते हैं, तो एक तो उनके सिर के बराबर हो ही गया, एक एक्स्ट्रा है, तो कुल कितने एक्स्ट्रा पैर हो गए? 50 मुर्गियों में 50। अगला है 45 बकरियां, हर बकरी के 4 पैर होते हैं, तो एक तो उनके सर के बराबर हो गया, बाकी 3 पैर एक्स्ट्रा हैं, तो 45 बकरियों में कितने एक्स्ट्रा पैर हो गए? 45 गुना में 3, 135। अब 8 ऊँट है, हर एक के 4-4 टांगे हैं, उनमें से एक टांग तो उनके जो सर है उसके बराबर हो गई, और फिर एक्स्ट्रा कितनी होगी? 3-3। 8 ऊँटों में एक्स्ट्रा कितनी होगी? 24। तो इनमें कुल एक्स्ट्रा टांगे कितनी आ गई? जोड़े हम 9, 10 की 0 और 2, 209। जबकि सवाल में कितनी एक्स्ट्रा टांगे दी है? 224 है सर से, तो कितनी और एक्स्ट्रा बची? अब हमारे पास 209 घटा ले तो 15 टांगे बची, और ये 15 टांगे किसकी एक्स्ट्रा है? जो रखवाले उनकी, और हर रखवाले के 2-2 टांगे हैं, उनमें से एक तो उनके सर के बराबर हो गई, और बाकी 15 जो एक्स्ट्रा है वो हर एक की एक एक्स्ट्रा है, तो कुल कितने रखवाले हो गए? 15। तो इस तरह से आप इस सवाल को कर सकते हो, या दूसरे तरीके से आप ऐसे सोच सकते हो कि जो हर 4 टांगों वाले हैं इनमें 45 बकरियां और 8 ऊँट, 53 हो गए, तो इनके डबल से 2-2 टांगे एक्स्ट्रा है, तो 53 दूनी 106, तो 106 घटा दे अगर 224 में से, तो 118 बचेगा, तो वो 118 है। अब एक एक टांग फालतू हो गई, मतलब कुल मिलाकर हमारे पास 118 सिर है, जिनमें से 50 मुर्गियों के, 45 बकरियों के और 8 ऊँटों के, यानी 103 तो ये हो गए, और बाकी रखवालों के, तो 118 घटा 103 15 है। तो इस तरह से भी आप इसे सोच सकते थे। अगला प्रश्न है, 5,000 रुपये की एक धनराशि अंशतः 6% एवं 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार दी गई। यदि एक वर्ष के अंत में कुल 350 रुपये ब्याज प्राप्त हुआ तो अनुपात जिसमें धनराशि उधार दी गई, यानी 5,000 रुपये, हम किस अनुपात में बांटे कि पहला भाग 6% पे दे और दूसरा 9% पर, तो एक वर्ष के अंत में कुल ब्याज 350 रुपये प्राप्त हो। तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें एलिगेशन से करिए। पहले 5,000 के 5,000 वो 6% पर एक साल के लिए दीजिए साधारण ब्याज, तो 5,000 गुणा 6/100, तो कितना आ गया? 300 रुपये। फिर ये 5,000 हम 9% पर दे एक साल के लिए, तो 5,000 गुणा 9/100 450। लेकिन एक्चुअल में सवाल में कितना ब्याज प्राप्त हुआ है? 350, वो बीचों बीच रख लिए नीचे। अब एलिगेशन लगाते तो ये इधर आके घटेगा 100, और ये इधर घटेगा 50। 100 और 50 का अनुपात अगर ज्ञात करें तो 5 से कटने पर 2:1। ये आ गया ऑप्शन डी इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, 20% और 40% के क्रमिक बट्टों के समतुल्य एक अकेला बट्टा कितना होगा? तो देखिए, हम 100 रुपये मान ले कि 100 रुपये कोई वस्तु है। अब एक बट्टा है 20% का, एक 40 का। आप कोई भी पहले ले सकते हैं, कोई सा बट्टा इनमें से हम पहले ले सकते हैं। 2 या 3 बट्टे दे रखे हैं, उनमें से किसी का भी हम पहले प्रयोग में ला सकते हैं। तो अगर हम मान लीजिए 20% का ही लें, तो 100 पर 20% 20 की छूट मिलेगी। अब 100 रुपये की थी, 20 छूट हो गई, तो कितने पड़ी वो चीज़? 80 में। अब अगला जो बट्टा है 40% का, वो जो ये घटी हुई कीमत 80 उस पर मिलेगी, तो 80 का 40% निकालिए, 80 गुना 40/100, तो 32 रुपये आ गया। तो कुल छूट कितनी होगी? 20 पहले 32 से 52,
तो कुल एकल छूट किसके समतुल्य एक बट्टे के बराबर हो गए 52%, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। चौथा प्रश्न है 60 के सभी गुणनखंडों का औसत कितना होगा, ये ज्ञात करना है। तो देखिए 60 के गुणनखंड क्या होते हैं, 1 से भाग हो जाता है, 2 से भी होता है 60, 3 से भी होता है, 4 से भी, 5 से भी और 6 से भी, इनसे हो जाता है। अब अगला न 7 से होता है, न 8 से और न 9 से। अब 6 से अगर 60 को हम भाग करें तो कितना है 10, तो अगला अब 10 आया, तो अब आगे भाग कर करके निकाल लीजिए। अब इस 5 से भाग कीजिए 60 को तो कितना आएगा 12। अब इस 4 से भाग कीजिए तो कितना आया 15, और अब फिर 3 से भाग करोगे तो 20, 2 से भाग करोगे तो 30 और 1 से भाग करोगे तो 60 एकम 60। ये 60 के गुणनखंड आ गए सभी। अब इनकी हमें औसत निकालनी, तो इसके लिए क्या करोगे आप, इन सबको जोड़िए पहले। तो हम थोड़ा जोड़ने के लिए टुकड़े बना के जोड़ लेते हैं। जैसे ये तीनों का जोड़ कितना आएगा 100, फिर 120, 135, 147, 153, 158, 162, 165, 167, 168। तो इनका जोड़ आ गया 168, और कुल कितने गुणनखंड बने 12। तो इससे 12 से इसे भाग कर लीजिए तो औसत आ जाएगा इनका। तो 12 एकम 12, 12 चौक 48, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। तो इसके सभी गुणनखंड बने जो 12, उनका जोड़ करके और फिर हमने 12 से उस जोड़ को भाग कर दिया तो औसत आ गया। अगला प्रश्न है प्रथम 17 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत क्या है। तो देखिए इसके लिए फार्मूला है कि प्रथम n प्राकृत संख्या है तो उनके वर्गों का जो योग है उसका फार्मूला क्या है, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 और सारे के अपॉन में 6। ये तो क्या आया इनका जोड़, लेकिन हमने क्या करना है इनके वर्गों का जोड़ नहीं ज्ञात करना, औसत ज्ञात करना है। तो ये कुल कितनी संख्या है n, तो n से इसे भाग कर देंगे तो क्या आ जाएगा, अब ये औसत आ गया। तो n से n कट गया। अब आप फार्मूले में n की जगह कितना रख लीजिए 17 रख लीजिए। n जमा 1 यानी 17 जमा 1 18 गुणा में 2n यानी 17 दूनी 34 और जमा 1 35 और अपॉन में 6। अब 6 से आप काटोगे 6 तिया 18 और 35 तिया 105, इसका सही उत्तर आया ऑप्शन ए। छठा प्रश्न है 3 संख्याओं का योग 100 है। पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात 4:9 है तथा दूसरी का तीसरी से अनुपात 3:4 है। तो दूसरी संख्या क्या है। तो देखिए पहली संख्या और दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, इनका अनुपात हम जो दिया गया वो लिख ले पहले। पहली और दूसरी का दिया है 4:9 और दूसरी और तीसरी का दिया है 3:4। तो अब इसे इकट्ठा करें हम तो क्या करेंगे, यहाँ कितना लिख ले, यहाँ पे 4 के नीचे 3 और वहाँ पे 9। अब इनकी गुणा करें 4 तिया 12, 9 तिया 27 और 9 चौक 36। अब और कट रहा है तो काट लीजिए 3 से, तो 3 चौक 12, 3 निम 27 और 3 से 36 को काटोगे तो 12। अब इन तीनों संख्याओं का योग कितना है 100 और हमें दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। तो 100 गुणा में हम अब ज्ञात कर लें कि 100 गुणा में दूसरी संख्या का अनुपात 9 और बटे में अनुपाती हो कितना आ रहा है 25। अब काटोगे तो आप 25 चौके 100 और 9 चौक 36। तो दूसरी संख्या कितनी आ गई 36, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला है घन की प्रत्येक भुजा को 40% बढ़ा दिया जाता है तो इसके पृष्ठ के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। तो देखिए अब हमें क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल दो विमाओं की गुणा से आता है, जैसे लंबाई गुणा चौड़ाई या भुजा गुणा भुजा या त्रिज्या गुणा ऊंचाई, इनसे हमें क्षेत्रफल प्राप्त होता है। या त्रिज्या का वर्ग, जैसे वर्त में पाई आर स्क्वायर होता है, मतलब त्रिज्या का वर्ग। तो अब इसमें हम क्या मान लें कि घन की प्रत्येक भुजा को 10 मान लें, तो जो मूल घन का क्षेत्रफल हो जाएगा, हम सीधा शॉर्टकट लगा रहे हैं तो 10 गुणा 10 कितना ले लें हम, कितना आ गया 10 गुणा 10 करेंगे तो
100। ये आ गया मूल घन का क्षेत्रफल। सवाल मिट गया, लेकिन हम करने की कोशिश करते हैं। 100। अब जो घन हमने प्रत्येक भुजा 40% बढ़ा दी, तो 10 का 40% कितना होता है? 4। तो अब नई भुजा होगी 14, तो 14 गुणा 14 नया क्षेत्रफल आ गया। तो 196, पहले 100 था, अब 196 हो गया। तो क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हुई थी? 40% घन की भुजा बढ़ाने पर 96%, क्योंकि 100 से ज्यादा कितना है ये? 196 में 96 ज्यादा है, तो उत्तर इसका क्या आएगा? 96%। सवाल ये था कि एक घन की भुजाओं में 40% की वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। तो हमने घन की भुजा को 10 माना, तो क्षेत्रफल भुजा गुणा भुजा यानी 100। अब 40% की भुजा में वृद्धि करें तो 14 हो जाएगी, तो 14 गुणा 14 कितनी हो गई? 196, 14 का वर्ग। तो 100 से 196 हो गई, मतलब कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 96%। अगला प्रश्न है, एक रेलवे स्टेशन के पूछताछ कार्यालय से किसी यात्री को बताया गया कि 25 मिनट पहले ही दिल्ली के लिए एक ट्रेन जा चुकी थी, परंतु प्रत्येक 55 मिनट बाद दिल्ली के लिए ट्रेन छूटती है। अगली ट्रेन रात्रि 7:30 बजे छूटेगी। उस यात्री को उक्त सूचना कितने बजे दी गई थी? तो देखिए, 55 मिनट बाद अगली ट्रेन जाती है हर 55 मिनट पे, और 25 मिनट तो हो चुके हैं, तो बाकी समय कितना बचा? 55 में से 25 घटा ले, 30 मिनट अगली ट्रेन को आने को है। और अगली ट्रेन का टाइम क्या दिया है सवाल में? 7:30। तो इसका मतलब 30 मिनट बाद 7:30 बजेंगे, तो अब कितना बजा है? 7 बजे, यानी PM। तो ये ऑप्शन ए इसका सही।